हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 28 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन अभी भी डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के अंदर जब आप जाओगे तो एक फोल्डर आपको मिलेगा, उसमें लिखा होगा डेली करंट अफेयर। उसी के अंदर ये पीडीएफ होती है, वहीं से आप आंसर की के साथ डेली की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें करंट अफेयर के साथ साथ डेली की न्यूज से जुड़े हुए जो स्टैटिक जीके होते हैं या आगे पीछे के भी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं वो सारी चीजें इस पीडीएफ में आपको मिल जाती हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे डाउनलोड करना मत भूला करिए। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा आपसे सवाल ये था कि इन चारों में से ये कौन सा राज्य है जो कि नर्मदा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको मैप पता है तो बड़ा ही आसान सा ये सवाल है। ये है हमारा भारत, ये है मध्य प्रदेश, इधर ये महाराष्ट्र है और इधर ये गुजरात है। अब अगर मध्य प्रदेश में देखें तो एक पहाड़ियां हैं यहाँ पर जिनको बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, ऐसे नीचे जाके महाराष्ट्र को टच करती है, फिर ये गुजरात के अंदर एंटर करती है और ऐसे जाकर अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी आप देखो तो एमपी से तो निकल ही रही है, इसके अलावा ये महाराष्ट्र को भी टच कर रही है और गुजरात को भी टच कर रही है। लेकिन इनमें से राजस्थान एक ऐसा ऑप्शन है जिसको नर्मदा नदी टच नहीं करती है। ये गुजरात के ऊपर है राजस्थान वाला हिस्सा, यहाँ पर नर्मदा का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए यही हमारा सही आंसर है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और पहली ही न्यूज बहुत बड़ी है आज की। पहली न्यूज है, अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये एक सीनियर आईआरएसी अधिकारी हैं, 1984 बैच के, और इनका नाम क्या है? अनिल कुमार लोहाती। क्या नाम है? अनिल कुमार लाहौती। अब ये होंगे रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन। 26 दिसंबर को इनको अपॉइंट कर दिया गया है और आने वाली 1 जनवरी 2023 से ये इस पद को संभाल लेंगे। इन्होंने वीके त्रिपाठी को सक्सीड किया है। इस साल 2022 के 1 जनवरी को विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था। और इससे पहले वीके त्रिपाठी ने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने सुनीत शर्मा को सक्सीड किया। किसे? सुनीत शर्मा। आपको पता है रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी, डलहौजी के टाइम पीरियड पे। पहली जो रेल थी ये बॉम्बे से लेकर ठाणे तक चलाई गई थी। इसकी जो डिस्टेंस थी ये 34 किलोमीटर थी करीब। अगला क्वेश्चन भी रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि पूरे भारत भर के अंदर 1000 छोटे ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो पूरे भारत के अंदर 1000 ऐसे रेलवे स्टेशन जो कि छोटे रेलवे स्टेशन तो हैं, लेकिन अगर रूट के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। इन रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? तो इसके लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे, इन पूरे 1000 रेलवे स्टेशन के अंदर सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जैसे कि पीने का स्वच्छ पानी पैसेंजर के लिए होना चाहिए, और जितना भी फूड उसके अंदर बिकेगा वो फसाई से अप्रूव्ड होगा। साथ में वाईफाई की फैसिलिटीज होंगी। ये सारी चीजें वहां पर आपको मिलेंगी। तो नाम ध्यान रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो दिल्ली का है वहां पर वीर बाल दिवस मनाया गया। इस बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? तो इसको लीड किया इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि अब से हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सवाल ये उठता है कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है अब से? तो आपको पता ही है, सिख धर्म में जो आखिरी गुरु हैं जिनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह, उनके दो बेटे, एक का नाम जिनको बोलते हैं बाबा जोरावर सिंह और दूसरे का नाम जिनको बोलते हैं बाबा फतेह सिंह। तो इन दोनों की शहादत को याद किया जाता है बेसिकली इस दिन। 1705 में मुगलिया सल्तनत का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था वजीर खान। वजीर खान के द्वारा बड़ी ही बेरहमी से गुरु गोबिंद सिंह के इन दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। तो जिसकी वजह से उनकी शहादत को याद किया जाता है और अब से हर साल
26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में एक कैंपेन चलाया गया है और पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम है राइट टू रिपेयर पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीयूष गोयल इस टाइम पे कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और यूनियन फूड मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है राइट टू रिपेयर पोर्टल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। समझना है क्या? देखो है क्या कि अब से भारत सरकार ये चाहती है कि कोई भी कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रही है, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल आइटम्स बेच रही है, या फिर अगर फार्मिंग प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी बेच रहे हैं, कोई भी कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट बेच रही है उसको इस पोर्टल के अंदर अपने इक्विपमेंट्स की जानकारी देनी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का फोन यूज कर रहे हो। अगर ये कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट बेच रही है तो उसको इस पोर्टल के तहत रजिस्टर करके रिपेयर की नॉलेज देनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति, एक आम इंसान भी फोन को रिपेयर करना चाहे तो कैसे कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है और वो स्कूटी का कोई पार्ट बना रही है, तो स्कूटी का वो पार्ट अगर खराब हो जाए तो उस कंपनी को यहां पर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि एक आम आदमी कैसे उसे रिपेयर कर सकता है। तो ये एक तरीके से इसलिए लॉन्च किया गया है कि कंज्यूमर राइट्स के लिए ये कस्टमर का अधिकार है। सरकार बोल रही है कि उसे रिपेयर करना आना चाहिए, उसे ये आपको बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे रिपेयर होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति अगर उसकी कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर खराब हो जाए तो वो एजेंसी ही जाना चाहे और वहां पे जाके अच्छे खासे पैसे खर्च करे। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये जानने के इच्छुक होते हैं कि वो क्या इसे खुद रिपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली करना चाहेंगे। तो ये काफी बेहतरीन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड वन ऑफ इट्स काइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है डांस डांस टू डीकार्बोनाइज नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा मंत्रालय है जिसने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक म्यूजिकल इवेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है डांस टू डीकार्बोनाइज। तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यह है पेट्रोलियम मंत्रालय। अब सवाल यह उठता है कि इस इनिशिएटिव का मतलब क्या है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि हमें ईंधन का कम से कम यूज करना है, ईंधन की खपत को कम करते जाना है, लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान देना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ हमें ध्यान देना है। तो लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए यहाँ पर एक म्यूजिक इवेंट लॉन्च किया गया जिसका नाम ही रखा गया डांस टू डीकार्बोनाइज। इसमें कई सारे जो कलाकार हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जो डांस कलाकार हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार 2070 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करना चाहती है, जीरो कार्बन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉवेल है जिसका नाम है ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। इस नॉवेल के लिए अभी हाल ही में 2022 का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये नॉवेल है अरुंधति रॉय की। किसकी? अरुंधति रॉय की। देखिए मैं आपको पहले भी बोलता रहता हूं कि कुछ ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में लगातार न्यूज बनती रहती हैं और ये आपसे एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछे जाते हैं, डिफेंस में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अरुंधति रॉय हो गई, शशि थरूर हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, सलमान रुश्दी हो गए। ये 4 ऐसे राइटर्स हैं जिनके बारे में लगातार आपसे एसएससी पूछता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 से। साहित्य अकेडमी अवार्ड 23 भाषाओं में दिया जाता है, 23 लैंग्वेजेस में। और टोटल अगर इस बार बात करी जाए तो 6 नॉवेल्स को मिला हुआ है, 7 पोइट्री की किताबों को मिला हुआ है ये पुरस्कार। वो सब की लिस्ट मैंने पीडीएफ में दी हुई है, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा। आपको पता है साहित्य अकेडमी अवार्ड के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? इसके साथ 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा आईआईटी है जिसने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है? मतलब आने वाले टाइम में अगर ये सफल रहता है तो बड़ा ही आसान हो जाएगा किसी की भी बॉडी में हार्ट को ट्रांसप्लांट करना। हार्ट से रिलेटेड आज की डेट में आप देख ही रहे हो कार्डियक प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर देखा जाए कोविड, तो ये भी एक तरीके से कार्डियक इश्यू ही है। तो ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है। इसके जो ट्रायल्स हैं ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके ट्रायल्स मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे या मैक्सिमम मार्च तक ये जाएंगे।
और ये जो हार्ट बना है, इस हार्ट में जो इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं उसमें 20% इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया है और 80% इक्विपमेंट मेड इन फॉरेन है। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो 80% इक्विपमेंट्स इस हार्ट के हम लोगों ने क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। बस इसी चीज की वजह से तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत सरकार चला रही है। आने वाले टाइम में इस 80% को घटाते घटाते पूरा 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हमें लॉन्च करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस आर्टिफिशियल हार्ट को 10 डॉक्टरों की टीम और रिसर्चर्स के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले इसको एनिमल्स में ट्राई किया जाएगा, अगर ये सफल रहता है तो उसके बाद ह्यूमंस में इसको ट्रांसप्लांट करके देखा जाएगा। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, आपको पता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनको मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो पैसे के घोटाले और साथ में घूस लेने की वजह से 11 साल की सजा हुई है जेल की। क्या आप बता सकते हो अब्दुल्ला यामीन कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति रह चुके हैं मालदीव्स के। और इनको 11 साल की सजा होने से पहले 5 साल की भी सजा हो चुकी है, 5 इयर्स। 2019 में इनको सजा हुई थी 5 साल की। 2018 तक ये राष्ट्रपति थे। उसके बाद इनके ऊपर आरोप लगे, फिर केस चला, फिर ये गिल्टी पाए गए काफी हद तक, तो 2019 में 5 साल की सजा मिली। उसके बाद और भी केस चलते रहे, अभी ये फाइनली गिल्टी पाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस में, तो इनको पूरे 11 साल की सजा हो गई है। और इतना ही नहीं, वहां की सरकार ने इनके ऊपर $5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया है। इस टाइम पे मालदीव्स में राष्ट्रपति कौन है? ये है इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव्स की कैपिटल है रुफिया। ध्यान रखिए, रुपया नहीं, रुफिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रुफिया। मालदीव्स की कैपिटल है माले। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। और ईरान की कैपिटल है तेहरान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में बैंकों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि कौन सी डेट तक जितने भी बैंक्स हैं वो अपने लॉकर कस्टमर्स को, जितने भी लॉकर के एग्रीमेंट्स हैं उसको रिन्यू करा लें। तो देखिए, आरबीआई ने सभी बैंकों को बोला है कि 1 जनवरी 2023 से पहले तक आपके जितने भी लॉकर कस्टमर है, लॉकर कस्टमर का मतलब आप समझते हो, जैसे कि कल को आपके पास भी पैसा होगा, धन दौलत होगा, संपत्ति होगी, नौकरी लगेगी, तो उसके बाद हो सकता है आप बैंकों में लॉकर सुविधा लें। तो जब बैंक में आपके लॉकर होते हैं तो आपके साथ एग्रीमेंट होता है, तो उसी एग्रीमेंट को रिन्यू करा लेना है अपने सभी कस्टमर्स के साथ, ये आरबीआई का कहना है, 1 जनवरी से पहले। इतना ही नहीं, आरबीआई ने इसके तहत बैंकों को और भी कई सारे निर्देश दिए हैं, जैसे कि पिछले कुछ टाइम में जैसे कि लूटपाट हुई है, बहुत सारे बैंकों में चोरी के केसेस देखने को मिले हैं, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां पर भी लॉकर्स हैं उन सभी स्ट्रांग रूम पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कैमरे से कवर किया जाए, सीसीटीवी कैमरास लगाया जाए, साथ में ऑपरेशनल रूम्स में भी सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाए। इसके अलावा आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी तरीके की आग लगती है उस परिसर में जहां पर आपका लॉकर है, या फिर मान लीजिए कि बिल्डिंग डैमेज की वजह से लॉकर में रखी हुई कोई भी वस्तु को नुकसान पहुंचता है, तो जितने की वो वस्तु है उसका 10 गुना ज्यादा बैंक आपको पे करेगा। सॉरी, 100 गुना ज्यादा बैंक उसका आपको पे करेगा। मतलब मान लीजिए आपकी वस्तु 1 रुपए की है तो बैंक आपको 100 रुपए पे करेगा। क्लियर हो रही है बात? लेकिन इसमें दो चीजें, एक चीज कवर नहीं है, नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, ये सारी चीजें कवर इस पे नहीं है। और एक और निर्देश आरबीआई के द्वारा दिया गया है बैंकों को कि जो अगला रिन्यूएबल कराया जाए वो रिन्यूएबल कम से कम 6 महीने का हो, 6 मंथ्स का। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है आरबीआई की जो स्थापना है ये कौन से कमीशन के तहत करी गई थी? इस कमीशन का नाम है हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है शमशेर सिंह। शमशेर सिंह 1990 में एसबीआई ज्वाइन कर चुके थे पीओ के रूप में, और अब ये प्रमोट होते होते एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत है।
और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने सक्सीड किया है विनय तोंस को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विनय तोंस। विनय तोंस ने वैसे रिजाइन किया है। और एसबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी। इससे पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी कुछ टाइम पहले ही इसी साल एसबीआई के नए एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था। ध्यान रखिए यहाँ पर एसबीआई फंड की बात हो रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसके नए एमडी बनाए गए थे आलोक कुमार चौधरी। कौन है? आलोक कुमार चौधरी। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है पुष्प कमल दहाल। तो अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इनको नया प्रधानमंत्री एसोसिएट किया गया है नेपाल में। और ये किसको सक्सीड करेंगे? इन्होंने जगह ली है शेर बहादुर दोइबा की। किसकी? शेर बहादुर दोइबा। नेपाल से याद आया, अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द नेपाल के साथ पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। तो अब बांग्लादेश के बाद नेपाल भी एक ऐसा देश हो जाएगा जिसके साथ हमारी पैसेंजर ट्रेन चलेंगी। इतना ही नहीं, मालगाड़ियां भी चलेंगी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर में अभी हाल ही में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये काफी छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं और काफी प्रतिभावान हैं। आपको पता है ये केवल 7 साल के हैं, ओनली 7 ईयर ओल्ड। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है गेटो सोरा। इन्होंने इस बार का जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 टाइटल अपने नाम कर लिया है। इन्होंने मलेशिया के एक खिलाड़ी को हराया है जिसका नाम है जेरिल तेह। यहां पर मैं लिखता हूं जेरिल तेह। इनको इन्होंने हराया है। और इसके पहले 2022 इनका काफी अच्छा गया है। इसके जस्ट पहले 1 महीने पहले इन्होंने यूनिक्स सिंगा चैंपियनशिप भी अपने नाम करी है नवंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार ये एयरफोर्स एक्सरसाइज होने जा रही है जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023। ये एक्सरसाइज 16 जनवरी को शुरू होगी और 26 जनवरी तक चलेगी। कौन से दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हो रही है? तो वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट करी जाएगी। इसमें इंडियन एयरफोर्स रशियन एयरक्राफ्ट सुखोई के साथ एक्सरसाइज करेगा। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो टोटल क्रू होगा जो हिस्सा लेगा इस एक्सरसाइज में, 150 सोल्जर्स का क्रू हिस्सा इसमें लेगा। अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? धर्मा गार्जियन। ये कौन से देश के साथ भारत कंडक्ट करता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अभी हाल ही में गुड गवर्नेंस डे कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में बोलते हैं सुशासन दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इन्होंने 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में सर्व किया है। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। 2018 में इनका निधन हुआ है। ये भारत रत्न भी हैं और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। गुड गवर्नेंस डे बेसिकली मनाने के पीछे का रीजन ये है कि भारत के अंदर जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है उसको प्रमोट करना, एक अच्छी गवर्नेंस को प्रमोट करना। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। जितने भी आप में से हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा सुल्तान को मोहब्बत बख्शिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मैं एग्जाम इंजन पर अब करंट अफेयर दे रहा हूं, जो कि पहले वरुण अवस्थी पर आते थे। और मैंने अनाउंस भी कर दिया है, आपको जानकर खुशी होगी, 1 जनवरी 2023 से नए साल पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं डू यू नो सीरीज। डू यू नो सीरीज ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वरुण अवस्थी जो प्राइम चैनल है वहां पर ये सीरीज चलेगी। आप में से जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं आपको पता ही होगा, डू यू नो सीरीज जो आई थी पहले, आज से मैंने 3 साल पहले एक सीरीज लॉन्च करी थी और ये स्टैटिक जीके से लबालब थी बिल्कुल। इसको अपार सफलता मिली और पिछले 3 साल में इसकी मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो चुका है। तो इस बार इसका प्रो वर्जन डू यू नो 2.0 मैं लॉन्च कर रहा हूँ 1 जनवरी से। बाकी आप मुझसे एग्जाम इंजन पे जुड़ सकते हैं। नवंबर मंथ की करंट अफेयर की जो मैगजीन है, अगर आपने नहीं ली है
तो आप उसे अभी भी ले सकते हैं। बाकी 1 जनवरी को दिसंबर मंथ की पूरी मैगजीन अपलोड हो जाएगी, तो आप उसे भी कर सकते हैं। बाकी भी सारे बैचेस के रजिस्ट्रेशन विंडो अब बंद हो चुके हैं। कल रात तक ही रजिस्ट्रेशन विंडो थे। इस टाइम पर सिर्फ कंप्यूटर का ही बैच का रजिस्ट्रेशन विंडो खुला है, आप इसे ले सकते हैं। और आज से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है। शाम को 6 से 7 इसकी टाइमिंग होगी ऑल्टरनेट डेज में। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।